कभी कभी जिंदगी में एक छोटी सी बात एक ऐसा तूफान बन जाती है जो पूरे घर, पूरे परिवार और कभी कभी एक पूरे गांव को हिला देती है। आज की केस भी एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी सच्ची घटना जो बताती है कि कैसे एक मामूली सी बात गांगनौली गांव की शांति को खामोशी में बदल गई। आपको अब तक मौलाना और उसके परिवार की असली कहानी शायद ही पता होगी, वो राज जिसने इस पूरे हादसे की नींव हिला दी। एक ऐसी सच्चाई जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या था वो कारण जिसकी वजह से एक इज्जतदार मौलाना का घर मातम में बदल गया? आज हम आपको ले चलते हैं उसी रहस्य के गहरे सुरंग में। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत का सच सुनकर आप खुद से सवाल करेंगे, क्या इंसान इतना बर्बर हो सकता है? वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये केस है उत्तर प्रदेश की, भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य, जहां बागपत जिले के दोघट थाना क्षेत्र में बसा है एक छोटा सा गांव गांगनौली। वो दिन था 11 अक्टूबर 2025, दोपहर का वक्त। सूरज सिर के ऊपर था, हवा में हल्की गर्मी घुली थी और गांव के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कहीं कोई खेत में था, कहीं कोई दुकान पर। इसी बीच कुछ मासूम बच्चे 5 या 6 हाथों में सिपारा लिए मस्जिद की ओर जा रहे थे। उनके चेहरे पर मासूमियत थी और कदमों में भरोसा, क्योंकि रोज की तरह आज भी उन्हें कुरान की तालीम मिलनी थी मौलाना इब्राहिम से। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। मौलाना मस्जिद में मौजूद नहीं थे और उनकी गैर मौजूदगी में बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी उनकी बीवी इसराना खातून ने संभाली हुई थी। मौलाना इब्राहिम का परिवार मस्जिद के ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में रहता था। उनकी पत्नी का नाम इसराना था और 2 प्यारी बेटियां थीं, सोफिया और सुमैया। मौलाना साहब के नेक और अच्छे बर्ताव की वजह से पूरे मोहल्ले में सबका उनके परिवार पर भरोसा और इज्जत थी। लोग बेफिक्र होकर अपने बच्चों को उनके मदरसे में पढ़ने भेजते थे। लेकिन आज मौलाना मदरसे में मौजूद नहीं थे, इसलिए बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी उनकी बेगम इसराना के कंधों पर थी। बच्चे सीधा उनके कमरे में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सीढ़ियों का रास्ता अंदर से बंद मिला। उन्होंने कई बार दरवाजा खटखटाया, पर न कोई जवाब आया और न ही दरवाजा खुला। काफी देर इंतजार के बाद बच्चों ने दूसरे रास्ते से ऊपर जाने का फैसला किया। दरअसल मौलाना के कमरे में पहुंचने के 2 रास्ते थे। पहला रास्ता बंद था, इसलिए सारे बच्चे दूसरे रास्ते की ओर बढ़े। वो छत से होते हुए कमरे के अंदर दाखिल हुए और वहां जो नज़ारा उनकी आंखों के सामने था, उसे देखते ही उनकी चीखें निकल गईं। वे इतना डर गए कि उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। सामने जमीन पर उनकी टीचर इसराना बुरी तरह से जख्मी हालत में पड़ी थी। उनके शरीर पर गहरे जख्म थे जिनसे खून रिस रहा था। जैसे ही बच्चों की नजर पास पड़ी चारपाई पर गई, उनका डर और भी बढ़ गया। चारपाई पर मौलाना की बड़ी बेटी महज 5 साल की सोफिया भी बेहोश पड़ी थी और उसकी हालत भी बहुत खराब थी। उसी जगह पर छोटी बेटी सुमैया का शरीर भी पड़ा था। वह महज 2 साल की मासूम थी और उसे तो और भी ज्यादा बेरहमी से मारा गया था। एक साथ 3 शवों का यह डरावना नजारा देखकर बच्चों की हालत बेहद खराब हो गई। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे और चीख पुकार मचाने लगे। तभी उनमें से एक बच्ची, जो थोड़ी समझदार और बड़ी थी, उसने फौरन मुख्य दरवाजा खोला और सभी बच्चों को संभाल कर बाहर निकाल लिया। बाहर आते ही सारे बच्चे खून खून चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। मस्जिद के आसपास के लोगों ने जब बच्चों के चेहरे पर मारा हुआ डर और उनकी जुबान से खून का शब्द सुना तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने बच्चों को शांत कराया और पूरी बात बताने को कहा। बच्चों का डर अब थोड़ा कम हुआ तो उन्होंने हिम्मत करके वह सब कुछ बता दिया जो उन्होंने देखा था। यह सुनकर सबके होश उड़ गए। वहां मौजूद लोग तुरंत मस्जिद के ऊपर वाले कमरे की ओर दौड़े। वहां का नजारा वाकई दिल दहला देने वाला था। हर कोई हैरान था कि आखिर अल्लाह की इबादत की जगह पर कोई इतना खौफनाक काम कैसे अंजाम दे सकता है। क्या अब अल्लाह का घर भी सुरक्षित नहीं रहा? इस घटना की सूचना देने के लिए मस्जिद के एक सदस्य ने माइक पर ऐलान किया, मौलाना इब्राहिम साहब की पत्नी और उनकी दोनों बेटियों को दिन दहाड़े मस्जिद में घुसकर मार दिया गया है। यह ऐलान जब पूरे गांव में गूंजा तो हड़कंप मच गया। मस्जिद में मौलाना साहब के परिवार का इस तरह मारा जाना वाकई सबको झकझोर गया। अब सभी लोग घटना की जानकारी जुटाने के लिए मस्जिद की ओर आने लगे। वहीं
कुछ लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके इस खबर को दूसरों तक पहुंचाने लगे। देखते ही देखते मामले ने जोर पकड़ लिया। गांगनौली में हुई यह घटना की खबर आसपास के गांव, जिलों और फिर पूरे देश में आग की तरह फैल गई और लोगों में आक्रोश की लहर दौड़ गई। चूंकि यह घटना एक मुस्लिम धार्मिक स्थल पर हुई थी, इसलिए लोग और भी गंभीर हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए गांगनौली के कुछ लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया और उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी। मौके की नज़ाकत को समझते हुए दोघट थाने की पुलिस तुरंत गांगनौली मस्जिद के पास पहुंच गई। दोघट थाने के अलावा छपरौली, बिनौली और बड़ौद जैसे इलाकों की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस को इस बात का डर था कि कहीं इस घटना की वजह से कोई सांप्रदायिक विवाद न खड़ा हो जाए, इसलिए पुलिस टीम से लेकर बड़े बड़े अधिकारी भी मस्जिद के पास पहुंचने लगे। लेकिन गांव वालों ने उन्हें शवों के पास जाने ही नहीं दिया। लोग पुलिस को घेर कर खड़े हो गए। उनके अंदर इस बात का गुस्सा था कि पुलिस प्रशासन होने के बावजूद कोई दिन दहाड़े ऐसी घटना कैसे अंजाम दे सकता है। उन्हें लग रहा था कि ऐसे में पुलिस का होना और न होना एक जैसा है। इसी गुस्से में महिलाएं और लड़कियां पुलिस के सामने आ गईं और उन्हें रोकने लगीं। पुलिस के कपड़े भी खींचे गए। इस पूरे हंगामे के वीडियो बनाकर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, जिससे मामला और भी गर्मा गया। इधर पुलिस गांव वालों को शांत करवाने में जुटी हुई थी, मगर गुस्साए लोग उनकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए मेरठ के डीआईजी साहब खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने गांव वालों को समझाया बुझाया और शांत करने की पूरी कोशिश की। डीआईजी साहब ने लोगों से जांच के लिए थोड़ा वक्त मांगा और उन्हें पूरा यकीन दिलाया, हम जल्द से जल्द इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाएंगे और आरोपियों को जरूर पकड़ेंगे, लेकिन इसके लिए हमें आपके सहयोग और थोड़े समय की जरूरत है। डीआईजी के आश्वासन और समझाने बुझाने के बाद आखिरकार गांव वाले शांत हुए और पुलिस का साथ देने के लिए राजी हो गए। इसके बाद पुलिस ने मस्जिद के ऊपर बने कमरे में जाकर जांच शुरू कर दी। हालात का जायजा लेने के बाद तीनों मां बेटियों के शवों को कानूनी कार्यवाही के लिए अपने कब्जे में ले लिया। आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू हुई, जिसमें कुछ लोगों ने बताया कि परिवार में मौलाना साहब की पत्नी और 2 बेटियां ही थीं। अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, जब तीनों मां बेटियों के शव यहां मौजूद हैं तो मौलाना साहब खुद कहां हैं? पुलिस ने यही सवाल लोगों से पूछा। लोगों ने बताया कि मौलाना इब्राहिम आज सुबह ही किसी काम से बाहर गए थे और उन्हीं की गैर मौजूदगी में यह सब हुआ। पूरी बात जानने के बाद पुलिस ने मौलाना इब्राहिम को फोन लगाया और उनसे उनकी जगह के बारे में पूछा। मौलाना ने बताया कि वह इस वक्त देवबंद में हैं। उन्होंने बताया, आज देवबंद में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आए हुए हैं। उन्हीं के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं यहाँ आया था। अब कार्यक्रम खत्म हो गया है और मैं घर लौट रहा हूँ। पुलिस ने मौलाना साहब को फौरन घर लौटने को कहा और इमरजेंसी है बताकर फोन काट दिया। कुछ ही देर बाद मौलाना इब्राहिम वापस घर पहुंच गए। उनके साथ साथ उनकी बेगम के मायके वाले भी इस दुर्घटना की खबर सुनकर मौके पर आ पहुंचे थे। मौलाना साहब को अपने परिवार को आखिरी बार देखने का मौका भी नहीं मिला। जैसे ही वे मस्जिद में पहुंचे, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और परिवार की हत्या का संदेह जताया। दरअसल जब पुलिस ने पड़ोसियों से मौलाना साहब और उनके परिवार के बारे में पूछताछ शुरू की तो पड़ोसियों ने पूरी कहानी खोलकर रख दी। उन्होंने बताया, मौलाना साहब का ताल्लुक शामली जिले के थाना कांदला के सुनारना गांव से था। साल 2018 में उनकी शादी इसराना नाम की लड़की से हुई, जो गाजियाबाद के लोनी इलाके की रहने वाली थी। शादी के बाद मौलाना साहब भी लोनी की ही एक मस्जिद में इमामत करने लगे और करीब 2 से 3 साल तक वहां रहकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताया। इसके बाद मौलाना इब्राहिम लोनी से हटकर बागपत के गंगनौली गांव में आ बसे। यहां उन्हें शेखों वाली मस्जिद में नमाज पढ़ाने का काम मिल गया। साथ ही परिवार को रहने के लिए मस्जिद के ऊपर बने कमरे में जगह भी दे दी गई। इस तरह मौलाना इब्राहिम नमाज पढ़ाने और बच्चों को तालीम देने के लिए नीचे मस्जिद में आते हैं, जबकि बाकी समय ऊपर अपने कमरे में परिवार के साथ रहते हैं। इस पूछताछ के दौरान कुछ लोगों ने पूरा शक मौलाना साहब पर ही जताया। लोगों के बयानों में साफ साफ कहा गया कि मौलाना इब्राहिम ने ही अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को मरवाया है। उन पर आरोप लगा कि इसीलिए वह घटना वाली सुबह घर से निकलकर देवबंद पहुंच गए ताकि किसी को शक न हो
और उनके पीछे से किसी बदमाश ने घर में घुसकर पूरे परिवार को खत्म कर दिया। हालात ऐसे थे कि पुलिस का शक भी मौलाना साहब पर टिक गया और जैसे ही वह घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। हालांकि मौलाना इब्राहिम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है। मौलाना साहब ने अपनी बेगुनाही बताने की कोशिश की, साथ ही कुछ पड़ोसियों ने भी उन्हें पूरा समर्थन दिया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि मौलाना साहब ऐसा जुर्म नहीं कर सकते। इस वजह से भीड़ ने पुलिस के खिलाफ रुख अपना लिया। लोग मौलाना साहब को थाने ले जाने से रोकने लगे और देखते ही देखते माहौल बेकाबू होने लगा। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने भीड़ की बात मान ली और सच्चाई का पता लगाने में जुट गई। पुलिस ने सबसे पहले मौलाना इब्राहिम का कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR खंगाला ताकि उनकी आखिरी लोकेशन और कॉल्स के बारे में पता चल सके। जब लोकेशन चेक की गई तो पता चला कि इब्राहिम साहब 11 अक्टूबर की सुबह करीब 8:25 पर गांव से निकल गए थे और उनकी लोकेशन देवबंद की तरफ दिखाई दी। यानी जैसा कि मौलाना साहब और दूसरे लोग कह रहे थे, लोकेशन भी वही बता रही थी। लेकिन लोकेशन से सिर्फ इतना ही पता चल रहा था कि वह घटना के वक्त मौके पर नहीं थे। ये साबित नहीं कर रहा था कि मौलाना साहब बेगुनाह हैं या उनका इस मामले में कोई हाथ नहीं है। पुलिस ये जानना चाहती थी कि क्या मौलाना साहब की इसमें कोई साजिश तो नहीं। इसी बीच पुलिस को एक अहम जानकारी मिली। मस्जिद में CCTV कैमरे लगे हुए थे। हालांकि ऐसी बहुत कम मस्जिदें होती हैं जहां कैमरे लगे होते हैं, इसलिए पुलिस को भी उम्मीद नहीं थी। ये जानकर पुलिस ने फुटेज चेक किया और पाया कि 11 अक्टूबर की दोपहर को करीब 30 से 40 मिनट के लिए कैमरे जानबूझकर बंद कर दिए गए थे और ठीक इसी दौरान इसराना और उनकी दोनों बेटियों की जान ले ली गई थी। यह देखकर पुलिस को समझने में देर नहीं लगी कि कैमरे बंद करने का काम उन्हीं लोगों का रहा होगा जो जानते थे कि पुलिस CCTV फुटेज जरूर चेक करेगी। उन्होंने सोचा कि कैमरे बंद करके वो अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ेंगे और पकड़े जाने से बच जाएंगे। उन 30 मिनट के गायब फुटेज के अलावा पुलिस के पास उससे पहले का रिकॉर्ड भी मौजूद था। बारीकी से जांच करने पर पता चला कि घटना से ठीक पहले एक 16 साल का लड़का मस्जिद में आया था और करीब 14 मिनट तक वहां रहा। उस वक्त मस्जिद में न तो कोई नमाजी मौजूद थे और न ही कुरान पढ़ने वाले बच्चे, क्योंकि सबको पता था कि मुफ्ती साहब देवबंद गए हुए हैं। मौलाना साहब ने पहले ही सबको अपने अपने घर पर नमाज पढ़ने को कह दिया था। अब सवाल ये था कि फिर यह लड़का मस्जिद में अकेला क्यों आया। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने फुटेज को और गहराई से देखा। पता चला कि जब यह लड़का पहली बार मस्जिद में दाखिल हुआ तब 11:30 बजे थे। 14 मिनट रुकने के बाद वह बाहर चला गया, लेकिन कुछ ही देर बाद दोबारा मस्जिद में लौट आया। इस बार वह सीधे उस कमरे की ओर बढ़ा जहां DVR रखा हुआ था। कमरे में पहुंचते ही उसने CCTV कैमरों की बिजली की सप्लाई बंद कर दी। इसके बाद क्या हुआ, इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिली, लेकिन इतना तो तय था कि इस 16 साल के लड़के ने पूरी घटना में कोई ना कोई भूमिका जरूर निभाई थी। इसी शक के आधार पर पुलिस ने उस लड़के का पता लगाया। वह इसी गांव का रहने वाला था, इंटरमीडिएट कक्षा में पढ़ता था और इस्लामी शिक्षा लेने के लिए रोज मस्जिद आता था। पुलिस जब उस बच्चे को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करती है कि वो मस्जिद में आखिर क्यों आया था और उसने वहां के कैमरे क्यों बंद किए थे। पहले तो लड़का मासूम बनते हुए कहता है, मैं तो बस ऐसे ही आया था। पुलिस भी शुरुआत में नरमी से बात करती है, पर जब लड़का सवालों को टालने लगता है तो पुलिस अपना असली तेवर दिखाती है। जैसे ही पुलिस के हाथ में डंडा घूमता है, लड़का डर के मारे पूरा सच उगल देता है। वो एक और लड़के का नाम बताता है, उम्र करीब 14 से 15 साल। दोनों साथ में स्कूल जाते थे और मस्जिद में सिपारा पढ़ने भी आया करते थे। कभी मुफ्ती इब्राहिम खुद पढ़ाते थे तो कभी उनकी बेगम इसराना पढ़ाती थी। 16 साल का लड़का पुलिस को बताता है, 11 अक्टूबर की दोपहर करीब 2:30 बजे हम दोनों मस्जिद में आए थे। हमें पता था कि मौलाना साहब गांव में नहीं हैं, किसी काम से बाहर गए हैं। ऐसे में उनकी फैमिली अकेली थी और मस्जिद में भी किसी नमाजी का आना जाना नहीं था। इसी मौके का फायदा उठाने का हमने प्लान बनाया। दोनों मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं और ऊपर वाले कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी उनकी नज़र बिसौली पर पड़ती है, एक ऐसा औजार जो पत्थर तोड़ने के काम आता है। एक तरफ हथौड़े जैसा हिस्सा और दूसरी तरफ नुकीला सिरा। इसे देखकर दोनों उसे उठा लेते हैं।
फिर किचन में जाकर वहां रखा चाकू भी उठा लेते हैं। तभी मौलाना साहब की बेगम इसराना उन्हें देख लेती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती क्योंकि दोनों बच्चे अक्सर पढ़ने आते रहते थे। मगर इस बार कहानी कुछ और थी। दोनों लड़के मौका देखकर इसराना पर हमला कर देते हैं, एक के बाद एक 13 वार बिसौली से। इसराना जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद 14 साल का लड़का चाकू से उनके सिर और गर्दन पर 3 से 4 बार वार करता है। वो जमीन पर लहूलुहान होकर गिर जाती हैं। पास में खड़ी उनकी 2 बेटियां, एक 5 साल की और दूसरी सिर्फ 2 साल की, ये सब अपनी आंखों से देख रही थीं। छोटी बच्ची कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन बड़ी बेटी चीखने लगी। उनकी चीख सुनकर दोनों लड़कों का ध्यान उनकी ओर गया। उन्हें डर था कि अगर ये बच्चियां जिंदा रहीं तो सारा राज खुल जाएगा। इसलिए 16 साल का लड़का बिसौली उठाकर बड़ी बेटी के सिर पर वार करता है, फिर छोटी बच्ची पर भी हमला करता है। दोनों मासूमों की वहीं जाती है। तीनों माँ बेटियों को बेरहमी से मारने के बाद दोनों लड़के छत के रास्ते भाग निकलते हैं। बिसौली को सीढ़ियों से नीचे फेंक देते हैं और चाकू को छत पर फेंक देते हैं। इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद भी उनके चेहरों पर डर का कोई निशान नहीं था। उन्हें पूरा भरोसा था कि कैमरे बंद करने के बाद पुलिस कभी उन तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि प्रीवियस फुटेज ने उनका पूरा प्लान चौपट कर दिया है। फुटेज देखकर पुलिस दोनों तक पहुंच जाती है और फिर सब कुछ सामने आ जाता है। जब पुलिस पूछती है कि उन्होंने मुफ्ती साहब के परिवार को क्यों मारा, तो लड़कों ने जो बताया उसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। उन्होंने कहा, मुफ्ती साहब और उनकी बीवी हमसे बहुत मारपीट करते थे। हमें जब सबक याद नहीं होता था तो डांटते और पीटते थे। हम पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, लेकिन घर वाले जबरदस्ती भेजते थे। धीरे धीरे हमारे अंदर उनके लिए नफरत भर गई। इस नफरत ने उन्हें इस हद तक पहुंचा दिया कि उन्होंने तय कर लिया मुफ्ती साहब और उनकी बीवी को रास्ते से हटाना ही है। जब उन्हें पता चला कि 11 अक्टूबर को मुफ्ती साहब बाहर जा रहे हैं, तो उन्होंने उसी दिन का इंतजार किया और मुफ्ती की गैर मौजूदगी में उनकी फैमिली पर हमला कर दिया। दोनों ने कहा, हमारा इरादा सिर्फ मुफ्ती साहब और इसराना को मारने का था, लेकिन बच्चियां सब कुछ देख चुकी थीं। अगर उन्हें छोड़ देते तो हम पकड़े जाते, इसलिए उन्हें भी मारना पड़ा। उनकी यह बात सुनकर पुलिस ही नहीं, पूरा गांव सन्न रह गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी उम्र में कोई इतना बड़ा अपराध कर सकता है। पुलिस ने दोनों नाबालिगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया। वहीं मुफ्ती इब्राहिम ने गांव छोड़ दिया। उनका कहना था, जब मेरा परिवार ही नहीं रहा तो यहां रहकर क्या करूंगा। इस तरह छोटी सी नफरत की आग में एक पूरा परिवार जलकर राख हो गया। दोस्तों, इस केस के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए, ताकि आने वाली हर नई कहानी, हर सच्ची घटना आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।